India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं पूजा कविया गोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते हैं नजर हेडलाइंस पर। बच्चों के यौन उत्पीड़न मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पलटा नागपुर बेंच का फैसला। कहा, कपड़े के ऊपर से भी बच्चे का स्पर्श यौन मंशा से करना है यौन शोषण। स्किन टू स्किन कांटेक्ट के बिना भी पॉक्सको एक्ट होता है लागू। धन उगाही मामले में मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल गिरफ्तारी से नहीं दी राहत। कहा, पहले अपना पता बताएं फिर मिलेगा संरक्षण। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गायत्री प्रजापति की डिफॉल्ट बेल याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। हाईकोर्ट में अपील करने को कहा। कासगंज हिरासत मौत मामले में पीयूसीएल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में सीबीआई जांच की मांग की। बड़े पुलिस अफसरों की संलिप्तता का लगाया आरोप। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की मांग। India Legal presents Courts Roundup. बच्चों के यौन उत्पीड़न से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्किन टू स्किन कांटेक्ट और पॉक्सको एक्ट को लेकर अपने आदेश में साफ कर दिया कि यौन उत्पीड़न के मामले में स्किन टू स्किन कांटेक्ट के बिना भी पॉक्सको एक्ट लागू होता है। निजी अंगों को छूने के पीछे यौन मंशा होनी चाहिए। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने यौन उत्पीड़न के एक आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया था कि नाबालिग के निजी अंगों को स्किन टू स्किन संपर्क के बिना छूना पॉक्सको एक्ट के तहत नहीं आता। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल और राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में उठाया था। कोर्ट ने अब हाई कोर्ट के इस फैसले को बदलते हुए कहा कि यौन मकसद से शरीर के हिस्से का स्पर्श पॉक्सको एक्ट के तहत आता है। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा सकता है कि कपड़े के ऊपर से बच्चे का स्पर्श यौन शोषण नहीं है। ऐसी परिभाषा बच्चों को शोषण से बचाने के लिए बने पॉक्सको एक्ट के मकसद को ही खत्म कर देगी। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस विवादास्पद फैसले को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम या पॉस्को के तहत यौन उत्पीड़न के अपराध के लिए स्किन टू स्किन टच आवश्यक है। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अटॉर्नी जनरल, राष्ट्रीय महिला आयोग और महाराष्ट्र राज्य द्वारा दायर अपीलों में फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि ये नहीं कहा जा सकता कि कपड़े के ऊपर से बच्चे को स्पर्श यौन शोषण नहीं है। ऐसी परिभाषा बच्चों को शोषण से बचाने के लिए बने पॉक्सको एक्ट के मकसद को ही खत्म कर देगी। सत्र अदालत ने व्यक्ति को पॉक्सको अधिनियम और आईपीसी की धारा 354 के तहत अपराधों के लिए 3 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने यौन उत्पीड़न के एक आरोपी को ये कहते हुए बरी कर दिया था कि नाबालिग के निजी अंगों को स्किन टू स्किन संपर्क के बिना छूना या टटोलना पॉक्सको एक्ट के तहत नहीं आता। अब उच्चतम न्यायालय ने हाईकोर्ट के इस फैसले को बदलते हुए बड़ा फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी, जिन्होंने फैसले के ऑपरेटिव हिस्से को पढ़ा, उन्होंने कहा कि पॉक्सको की धारा 7 के तहत स्पर्श या शारीरिक संपर्क को सीमित करना बेतुका है और अधिनियम के इरादे को नष्ट कर देगा, जो बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया है। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि कानून को ऐसी व्याख्या देनी होगी जो कानून के मकसद को विफल करने की बजाय उसे प्रभावित करे। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति ललित ने कहा,
मुझे लगता है कि ये पहली बार है जब अटॉर्नी जनरल ने आपराधिक पक्ष के फैसले को चुनौती दी है। साथ ही ये पहली बार है जब भाई और बहन ने एक दूसरे का विरोध किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा वरिष्ठ अधिवक्ता गीता लूथरा के भाई हैं। जहां सिद्धार्थ लूथरा आरोपी के पक्ष में अपने विचार रखने के लिए एमिक्स क्यूरी के रूप में पेश हुए, वहीं गीता लूथरा ने राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रतिनिधित्व किया, जो उन पक्षों में से एक थी जिन्होंने विवादास्पद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। सुनवाई के दौरान सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि धारा 7 में शब्द यौन इरादा और शारीरिक संपर्क है, इसलिए यौन इरादे के लिए शारीरिक संपर्क की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर गीता लूथरा ने तर्क दिया कि स्पर्श और शारीरिक संपर्क पर्यायवाची हैं और उनकी व्याख्या में अंतर नहीं हो सकता है। मामले में एमिक्स क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने तर्क दिया कि स्किन टू स्किन टच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पॉक्सको की धारा 7 में नग्न शब्द गायब है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि जब दो व्याख्याएं संभव हैं तो बच्चों के अनुकूल व्याख्या की जानी चाहिए। लीगल एंड सोसाइटी की ओर से आरोपी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने तर्क दिया कि धारा 7 को दूसरे भाग में संपर्क शब्द शारीरिक से पहले है, इसलिए यौन उत्पीड़न का अपराध गठित करने के लिए स्किन टू स्किन टच आवश्यक है। 27 जनवरी को तत्कालीन सीजेआई एस.ए. बोबड़े की अगुवाई वाली पीठ ने पॉक्सको की धारा 8 के तहत बरी होने के फैसले पर रोक लगा दी थी। पीठ ने 6 अगस्त को वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे को मामले में एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो इधर मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर संरक्षण की मांग की है। कोर्ट ने कहा कि पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को फिलहाल संरक्षण नहीं मिलेगा जब तक ये बताया नहीं जाएगा कि वो कहां हैं। क्या आप देश में हैं, देश से बाहर हैं? जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा, आप किसी जांच में शामिल नहीं हुए हैं, आप सुरक्षा आदेश मांग रहे हैं। हमारा शक गलत हो सकता है, लेकिन अगर आप कहीं विदेश में हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं तो हम इसे कैसे दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 22 नवंबर को बताएं कि परमबीर कहां हैं। इस पूरे मामले पर परमबीर की ओर से कहा गया कि अगर मुझे सांस लेने की इजाजत मिले तो मैं गड्ढे से बाहर आ जाऊंगा। 22 नवंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। इससे पहले मुंबई की कोर्ट ने परमबीर सिंह को भगोड़ा क्रिमिनल घोषित करने की अनुमति दे दी थी, जिसके बाद अब मुंबई पुलिस उन्हें वांछित आरोपी घोषित कर सकती है और मीडिया समेत सभी संभावित स्थानों पर भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। जानकारी के मुताबिक यदि वो 30 दिनों में कानून के सामने नहीं आते तो मुंबई पुलिस उनकी संपत्तियों को कुर्क करके प्रक्रिया शुरू कर देगी। 22 जुलाई को मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन ने परमबीर सिंह, 5 अन्य पुलिसकर्मियों और 2 अन्य लोगों के खिलाफ एक बिल्डर से कथित तौर पर 15 करोड़ रुपए मांगने का आरोप में केस दर्ज किया था। आरोप है कि आरोपियों ने एक दूसरे की मिलीभगत से शिकायतकर्ता के होटल और बार के खिलाफ कार्रवाई का डर दिखाकर रुपयों की उगाही की थी। इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी उनका कोई अता पता नहीं है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने प्रजापति की डिफॉल्ट बेल याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया। डिफॉल्ट बेल याचिका पर सुनवाई से इंकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गायत्री प्रजापति से जमानत के लिए हाई कोर्ट जाने को कहा है। इससे पहले लखनऊ की स्पेशल प्रवर्तन निदेशालय कोर्ट ने गायत्री प्रजापति की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पिछले साल 26 अक्टूबर को विजिलेंस टीम ने गायत्री प्रजापति के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। इसी आधार पर इस साल की शुरुआत में 14 जनवरी प्रवर्तन निदेशालय ने भी जांच शुरू की थी। प्रारंभिक जांच में पता चला था कि बतौर खनन मंत्री गायत्री प्रजापति ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की थी। विजिलेंस ने प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ पिछले साल जुलाई में आय से अधिक संपत्ति के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। विजिलेंस की खुली जांच में उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के सबूत मिले थे, जिसके बाद उसने जांच की रिपोर्ट शासन को सौंप दी थी। शासन की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद विजिलेंस ने लखनऊ में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। विजिलेंस ने गायत्री प्रजापति के खिलाफ 3 साल पहले खुली जांच शुरू की थी। गायत्री 2007 से 2012 तक मंत्री पद पर रहे थे। इस दौरान उनकी संपत्ति करीब 3.5 करोड़ रुपए पहुंच गई थी, जिसके जांच में खुलासा हुआ था। जांच में यह भी बात सामने आई थी कि गायत्री प्रजापति की संपत्ति 3 करोड़ रुपए से ज्यादा निकली थी। साथ ही
जांच में विजिलेंस को ऐसी 21 बेनामी संपत्तियों की भी जानकारी मिली जो पूर्व मंत्री से संबंधित थी। इतना ही नहीं, गायत्री प्रजापति को चित्रकूट की रहने वाली नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप के मामले में सजा सुनाई जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी है। याचिका में 18 नवंबर 2021 को होने वाली सीबीएसई आईसीएसई के छात्रों की कक्षा 10वीं 12वीं की परीक्षा हाइब्रिड मोड में आयोजित करने के लिए तत्काल निर्देश देने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति सिटी रविकुमार की पीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज की है कि सीबीआई की सत्रीय परीक्षाएं 16 नवंबर से शुरू हो चुकी हैं और कोर्ट इस समय हस्तक्षेप करके प्रक्रिया को बाधित नहीं करेगा। पीठ ने अपने आदेश में यह भी नोट किया कि आईसीएसई की टर्म परीक्षाएं अगले सोमवार 22 नवंबर से शुरू हो रही हैं। बेंच ने आदेश में कहा, परीक्षा 16 नवंबर को शुरू हो चुकी है। हस्तक्षेप करना और पूरी प्रक्रिया को बाधित करना अनुचित होगा। इस विलंबित चरण में रिट याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता। हम आशा और विश्वास करते हैं कि अधिकारियों द्वारा सभी सावधानियां बरती जाएंगी और कोविड-19 एसओपी का पालन किया जाएगा। पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के प्रस्तुतिकरण पर ध्यान दिया, जो सीबीआई के लिए पेश हुए कि कोविड के संबंध में याचिकाकर्ताओं की चिंताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था अपनाई गई है। एसजी ने कहा कि लगभग 34 लाख छात्र परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और परीक्षा के तरीके को बदलना अब कठिन होगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने प्रस्तुत किया कि वो जो चाहते हैं कि वो एक हाइब्रिड विकल्प दिया जाए, क्योंकि कोविड महामारी का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। न्यायमूर्ति खानविलकर ने कहा कि वो 34 लाख छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित कर रहे हैं। हम प्रशिक्षण कर सकते हैं यदि आप जल्दी आते। इस अंतिम मिनट में हम प्रक्रिया को गड़बड़ नहीं कर सकते। अधिकारियों को अपना काम करने दें। पीठ ने कहा कि याचिका को पहली बार 5 नवंबर को सूचीबद्ध किया गया था और अगली पोस्टिंग 15 नवंबर को थी, जब पीठ ने याचिकाकर्ताओं से प्रतिवादियों को अग्रिम प्रति देने को कहा था। पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद द्वारा लिखित पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या के खिलाफ हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता द्वारा दायर मुकदमे में अंतरिम एक पक्षीय निषेधाज्ञा देने से इंकार कर दिया। वादी ने अपने मुकदमे में पुस्तक के प्रकाशन, बिक्री, प्रसार और वितरण को रोकने के लिए निषेधाज्ञा की मांग की थी। पटियाला हाउस कोर्ट की एसीजी प्रीति परेवा मुकदमे पर सुनवाई करते हुए कहा कि वादी अपने पक्ष में सुविधा का संतुलन स्थापित करने में विफल रहा, इसलिए अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया। अदालत ने कहा कि वादी हमेशा किताब के खिलाफ प्रचार कर सकता है, यहां तक कि उन कथित अनुच्छेदों का खंडन कर प्रकाशित कर सकता है जिससे उसकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। मुकदमे में कहा गया है कि हिंदुत्व या हिंदू धर्म की तुलना आईएसआईएस और बोको हरम से करते हुए किताब का एक अंश पढ़कर वादी हैरान रह गया। यह आरोप लगाया गया कि ये न केवल हिंदू की भावनाओं को भड़काने वाला है, बल्कि बड़ी संख्या में हिंदू धर्म से संबंधित लोगों की धार्मिक भावनाओं को भी आहत करता है। न्यायाधीश का विचार था कि केवल एक अंश की प्रति रिकॉर्ड पर रखी गई है और इस तरह के अंश को उस संदर्भ की व्याख्या करने के लिए बहिष्करण या अलगाव में नहीं पढ़ा जा सकता जिसमें बयान दिया गया है। घटनाक्रम को मॉर्गन स्टैनली मामले पर रखा गया, जहां भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफा अंतरिम निषेधाज्ञा जारी करते हुए न्यायालय द्वारा पालन किए जाने वाले दिशा निर्देश निर्धारित किए। केरल हाईकोर्ट के जिन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत फैमिली कोर्ट को तलाक का समर्थन करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। बेंच ने आदेश दिया कि ऐसे मामलों में फैमिली कोर्ट बिना किसी देरी के वैवाहिक स्थिति की घोषणा करते हुए एक औपचारिक आदेश पारित करे। केरल हाईकोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत अतिरिक्त न्यायिक तलाक का समर्थन करने के लिए दायर एक याचिका में फैमिली कोर्ट द्वारा पालन किए जाने वाले दिशा निर्देश जारी किए। न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुश्ताक और न्यायमूर्ति कौसर एडपागत की खंडपीठ ने ऐसे मामलों में फैमिली कोर्ट द्वारा की जाने वाली जांच के दायरे और प्रकृति पर विचार कर रही थी। कोर्ट ने कहा, एक्स्ट्रा जुडिशियल तलाक का समर्थन करने और वैवाहिक स्थिति घोषित करने के लिए किसी भी पक्ष द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में एक विस्तृत जांच न हो आवश्यक है और न ही वांछनीय है। फैमिली कोर्ट को केवल ये पता लगाना है कि तलाक या खुला की वैध घोषणा की गई है या नहीं। साथ ही इससे पहले सुलह का कोई प्रभावी प्रयास किया गया था। ये भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई भी पक्ष
न्यायिकेतर तलाक को चुनौती देना चाहता है तो वो उचित मंच के समक्ष कानून के अनुसार उसे चुनौती देने के लिए स्वतंत्र है। अदालत एक मुस्लिम महिला द्वारा दायर एक याचिका पर फैसला सुना रही थी। इसमें कहा गया कि उसे फैमिली कोर्ट द्वारा उसके पति द्वारा दायर मूल याचिका पर योग्यता के आधार पर सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया। उसके पति प्रतिवादी ने कानून के अनुसार तलाक का उच्चारण करके याचिकाकर्ता को तलाक दे दिया था। इसके बाद उसने घोषित करने के लिए फैमिली कोर्ट का रुख किया कि उनकी शादी को भंग कर दिया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट सी दिलीप पेश हुए और मामले में प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व एडवोकेट अलेक्जेंडर जोसेफ ने किया। परिवार अधिनियम की धारा 7D के तहत याचिका में फैमिली कोर्ट द्वारा पालन किए जाने वाले दिशा निर्देश हैं। याचिका प्राप्त होने पर फैमिली कोर्ट प्रतिवादी को नोटिस जारी करेगा। समन की तामील या प्रतिवादी की उपस्थिति के बाद जैसा भी मामला हो, फैमिली कोर्ट औपचारिक रूप से दोनों पक्षों के बयान दर्ज करेगा। फैमिली कोर्ट पक्षकारों के बयान के आधार पर पता लगाएगा कि क्या तलाक का वैध उच्चारण किया गया या नहीं। मुबारत के मामले में फैमिली कोर्ट ये सुनिश्चित करेगा कि पक्षकारों ने मुबारत समझौते को निष्पादित और हस्ताक्षरित किया है या नहीं। प्रथम दृष्टया इस बात से संतुष्ट होना होगा कि तलाक खुला, तलाक ए तफवीज जैसा भी मामला है। परिवार न्यायालय द्वारा की जाने वाली जांच संक्षिप्त होगी और इसे एक निर्विरोध मामला माना जाएगा। फैमिली कोर्ट प्रतिवादी के पेश होने के 1 महीने के भीतर याचिका का निपटारा करेगा। वैध कारणों से अवधि बढ़ाई जा सकती है। बेंच ने आदेश दिया कि ऐसे मामलों में फैमिली कोर्ट बिना किसी देरी के वैवाहिक स्थिति की घोषणा करते हुए एक औपचारिक आदेश पारित करे। ब्यूरो रिपोर्ट। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज या PUCL ने कासगंज कास्टोडियल डेथ मामले की CBI जांच की मांग करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया। इस केस में अल्ताफ ने कथित तौर पर खुद को 2 से 3 फीट के पाइप से बांधकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने दावा किया था कि हिरासत में रहते हुए अल्ताफ की मौत आत्महत्या से हुई, लेकिन अल्ताफ के परिवार का कहना है कि पुलिस झूठ बोल रही है। इसलिए PUCL ने मामले की CBI जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया। याचिका में कहा गया है कि राज्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या के आरोप शामिल हैं, जिसमें उच्च अधिकारी शामिल हो सकते हैं। राज्य एजेंसियों के निष्पक्ष कामकाज में जनता के विश्वास का सवाल उठता है। याचिका में कहा गया है कि बार बार हिरासत में होने वाली मौतें संस्था के लिए और लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। याचिका में मामले की CBI जांच की मांग की गई है और इसके विकल्प में कासगंज मामले की जांच को संभालने के लिए और इस न्यायालय के एक मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता की एक हाई पावर्ड कमेटी के गठन की मांग की गई है। साथ ही सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों और ऐसे अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करें जो इसमें शामिल पाए गए हैं। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर फास्ट ट्रैक विशेष पुलिस न्यायालयों की स्थापना की जाए। राज्य में हिरासत हुई मौतें, यातना, बलात्कार के सभी मामलों में जांच या पर्यवेक्षक के लिए हुए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक हाई पावर्ड कमेटी की मांग की गई। यूपी के अधिकारियों ने कहा कि हिरासत में हुई मौत की विभागीय जांच और मजिस्ट्रेट जांच एक साथ की जा रही है। अधिवक्ता शिवम शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, कासगंज मौत मामले पर किस आधार पर याचिका दाखिल की गई? चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.